हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता पे बेस्ड 100 क्वेश्चन सीरीज़, जिसका ये पार्ट 3 है। 50 से लेके 75 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन क्या कहता है? आत्मरक्षा का अधिकार है। अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, उपरोक्त में से सभी। तो ये सारे के सारे आत्मरक्षा में ही आते हैं। दूसरे की भी के शरीर की भी प्रतिरक्षा करना और चोरी और लूट आदि से भी, और अपने शरीर के प्रति सजग होना। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। मतलब वो बात अपराध नहीं होगी जो आप अपनी सुरक्षा करने के लिए जुर्म कर देंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से धारा 106, 96 से लेके और 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में उपबंध करती है, मतलब बताती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसार हर व्यक्ति को वह अधिकार है: पहला, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। ठीक है, दूसरा आके ये देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है कि किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी लूट रिश्त या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या इन अपराधों को करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प डी सही है। मतलब अपना हो, फर्स्ट कहता है कि अपना हो या फिर किसी और का, सेकंड कहता है किसी और का। इन दोनों में अगर कोई आदमी प्रतिरक्षा करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी भी लड़के को लोग चौराहे पे पीट रहे हैं और उस वक्त अगर वो कोई जुर्म कर देता है उसको बचाने के लिए, तो उसको क्या है, वो जुर्म नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया दूसरा वाला। लेकिन पहला वाला क्या है कि मान लीजिए किसी भी का घर की औरत हैं या फिर कोई और भी हैं जिनके साथ में कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है या फिर कुछ भी सीमा लांघ रहा है, तो उसके लिए अगर वो कोई जुर्म करता है तो उसे जुर्म नहीं माना जाएगा या फिर सज़ा कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय संविधान में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान में दंड का कोई प्रावधान ही नहीं है और दंड प्रक्रिया संहिता में सारी परिभाषाएं हैं और नई लेटेस्ट बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले अगर ऑप्शन में दिया रहता कि भारतीय दंड संहिता बी नंबर पे, तब भी भारतीय दंड संहिता ही लगाते। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, क्योंकि सब ये 1860 में तैयार हुआ था और 1862 में लागू हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये पुराना है, इस वजह से इस पे ज़्यादा हम ध्यान देंगे। अगर ऑप्शन में भारतीय दंड संहिता जो नहीं दिया होता तो दंड प्रक्रिया संहिता हम ऑप्शन लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसका डिस्क्रिप्शन पहले देख लेते हैं। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर से, संपत्ति से, शरीर व संपत्ति दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राइवेट जो होती है वो शरीर भी होती है और संपत्ति भी होती है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा जो होता है वो शरीर और संपत्ति दोनों है। धारा 97 के अनुसरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? 376 होता है बलात्कार के लिए। ठीक है, तो 376 का ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी के ऑप्शन और भी आते हैं 376 ए बी सी डी। तो जो 376 होता है डी पार्ट, ये गैर जमानती होता है। 376 गैर जमानती होता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्संग या बलात्कार के लिए दंड से संबंधित है। 375 में बलात्संग की 7 परिस्थितियों को बताया गया जिनमें बलात्संग के अपराध का गठन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया? तो धारा 120 क में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को समझाया गया है, जबकि धारा 120 ख में पार्ट 2 में मैं पढ़ाया हुआ था, 20 ख में बताया गया है कि क्या सज़ा मिलेगी, सज़ा क्या होगी, इसमें अभी परिभाषा बताया गया है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 क में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने, मतलब या फिर अवैध साधन द्वारा कर रहे हैं या कोई अवैध कार्य कर रहे हैं, में सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। धारा 120 क में परिभाषा दिया गया है, 120 ख में दंड बताया गया है, सजा। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया? दंगा परिभाषित किया धारा 159 में, धारा 160 में, धारा 161 में, धारा 148 में। तो दंगा परिभाषित किया गया 159 में, और दंगा की जो सज़ा है वो किस में बताई गई है? 160 में। तो ये देख लेते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह के कारावास या 100 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 160 जो है वो धारा दंगा के लिए सज़ा, और धारा 159 जो है वो दंगा को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी धारा है वो जो भारतीय संविधान की धारा 21, 14 व 20, इसमें क्या है, अपना खुद का जो स्वतंत्रता है वो बताया गया है। तो उसके तहत कौन सी धारा है वो? धारा 301 है, धारा 303 है, धारा 306 है, धारा 314। तो कौन सी धारा है? धारा 303। इसमें धारा 303 में क्या है, आइए देख लेते हैं। मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 330 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 द्वारा प्रदत्त समानता एवं जीवन की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। धारा 303 के अनुसार जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। 303 में क्या कहा गया है कि अगर कोई सज़ा पाया हुआ है, जेल में है, और वो हत्या कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, तो वो क्या होगा? मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। इसको खारिज कर दिया गया है। कौन? धारा इंडियन पॉलिटी की धारा 14 और 21 से देखते हुए, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सज़ा देने का प्रावधान है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन गया कि दहेज मृत्यु धारा 304 में 304 बी में आती है। तो कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? 7 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कितने वर्ष की दिया गया है? 7 वर्ष के लिए दिया गया है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की न्यूनतम 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। मतलब अगर जुर्म के हिसाब से देखेगा, जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आजीवन कारावास में बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 409 किस विषय से संबंधित है? 405 और 409 किससे संबंधित है? शरारत से, जबरन वसूली से, आपराधिक विश्वास भंग या छल से। ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है? आपराधिक विश्वास भंग से। कौन सी धारा? 305 से 409। आइए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 आपराधिक न्यास या विश्वास भंग करने के विषय से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि अभी वैक्सीन चल रही है हमारे यहाँ इंडिया में, हर जगह ही चल रही है, तो उसमें अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसको धारा 405 से 409 के
अंडर में ही क्राइम में लिया जाएगा, क्राइम माना जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छल की सज़ा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है? कोई छल करता है तो उसके लिए धारा 415 लगेगी, 417, 416, तो धारा 417 लगेगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 417 छल करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जो कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या फिर जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब सज़ा भी मिलेगी, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? जिसकी मात्र तैयारी, जिसमें सिर्फ आपकी मेंस रिया हो जाए, दुराशय आपके मन में आ जाए, तो वो हत्या है, दहेज हत्या, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या फिर चोरी। तो अगर इस बारे में पता चल गया सरकार को कि आपने षड्यंत्र रचा है, भले ही वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर वो आपका ग्रुप हो किसी भी जगह का, या फिर कोई संगठन है उसमें, या फिर कोई 5 या 5 से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में पता चल गया, तो उसके लिए भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ोगे अगर, तो आपको सज़ा हो जाएगी। ये कौन सी धारा है? धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी को दंडनीय बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेषण की सज़ा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में बताया गया है? मतलब अगर आप आत्महत्या करते हो और बच जाते हो तो आपको कौन सी धारा के तहत सज़ा मिलेगी? तो धारा 306 में बताया गया है। धारा 306, 307, 308, 309। तो ये धारा 306 में बताया गया है कि आपको सज़ा क्या मिलेगी। अब आत्महत्या करने के लिए जो दुष्प्रेषण की सज़ा है का प्रावधान है, उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में बताया गया है। इसके अनुसार जो कोई आत्महत्या करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास की सज़ा से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। मतलब 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, अप्राकृतिक अपराध, हत्या का प्रयास, अनुचित व निरोध व अनुचित बंधन। तो हत्या का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो वो धारा 307 में आता है। ठीक है, अक्सर आप सुनते भी होंगे और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम। तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या के प्रयत्न से संबंधित दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक कारावास और अर्थदंड का उपबंध है। कुछ परिस्थितियों में आजीवन कारावास भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट, घोर उपहति में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो चोट कितने प्रकार के बताए गए थे? पार्ट फर्स्ट और सेकंड में बताया गया है। आप देखिए, इसमें चोट धारा 320 के तहत जो चोट बताई गई है वो 8 प्रकार की बताई गई है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट में 8 प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईपीसी की किस धारा के विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ये तीसरी बार आ रहा है। अलग अलग तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धारा 141 के तहत अगर आप 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग कहीं भी विधि विरुद्ध जमाव करते हो तो उसके लिए आप सज़ा के प्रावधान में आओगे। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध किससे है? धारा की 366 ए आईपीसी या फिर धारा 364 ए आईपीसी या धारा 363 आईपीसी या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको रटने पड़ जाते हैं, समझना पड़ जाता है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एस वरदराजन बनाम स्टेट नामक वाद का संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से है। अब इसमें कुछ खास समझाया नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं
जैसे केरल बनाम हो जाता है और कोई और 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। 2-4 ध्यान रखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा आप ध्यान नहीं रख पाएंगे इन सब क्वेश्चन पे। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? शरारत से, जबरन वसूली से, धोखाधड़ी से, आपराधिक विश्वास भंग से। तो धोखाधड़ी अगर कोई कर रहा है आपके साथ में, तो 415 से 420 के बीच में आएगा। ठीक है, छल से संबंधित है। इसमें आपको शरारत की जगह यहाँ पास छल भी दे देता है किसी किसी ऑप्शन में। तो धोखाधड़ी पहले सुटेबल ऑप्शन होता है। अगर छल दिया है तो छल लगा सकते हैं, जब धोखाधड़ी नहीं दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 किस विषय में है? हत्या का प्रयास, खतरनाक हथियारों का उपयोग, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, अप्राकृतिक अपराध, या फिर सदोष अवरोध या सदोष परिरोध। तो अप्राकृतिक अपराध जो होंगे, जिनमें आप बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक बिहेवियर करेंगे, तो वो धारा 377 के अंदर में आता है। ये यूपीएसआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का अपराध माना जाता है। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से पुरुष, महिला या पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, उसे 10 वर्ष तक का कारावास या जीवन कारावास के दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान था। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार 2018 में उच्चतम न्यायालय ने धारा 377 को रद्द कर दिया गया। मतलब ये वाइल्ड सेक्स के ऊपर बना हुआ था, या फिर हिंसात्मक और भी कई मामले हो सकते हैं, सिर्फ यौन का नहीं है, लेकिन ये यौन पे ही बना हुआ था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो धाराएं रद्द हो जाती है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है, वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनके पूछने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामू सोहन के घर की खिड़की में से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया? अतिचार, गृह अतिचार, सेंधमारी, उपर्युक्त सभी। तो रामू ने कौन सा, किसी के भी घर में अगर आप बिना बताए घुसते हो तो वो कौन सी अपराध होती है? सेंधमारी में, हाउस ब्रेकिंग। क्योंकि आपने बिना बताए और एक मतलब ऐसे जगह से एंट्री कर रहे हो जो कि घुसने का तरीका नहीं है। अगर आप डोर से घुसते बिना बताए तो गृह अतिचार में आ जाता, लेकिन आपने सेंधमारी किया। ये डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उक्त समस्या में रामू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंतर्गत सेंधमारी गृह भेदन का अपराध किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचाने की दिशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? मतलब किसको गिरफ्तार होने से बचाने की दिशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त है? तो कौन से? मृत्यु दंड या दंडनीय अपराध की दशा में, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध दशा में, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जिसको भी ये अपराध है, अगर मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध पाया हुआ है क्रिमिनल, या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दिशा में है, तो उसको पुलिस मृत्यु कारित, अगर उसको बचाने के लिए किस मृत्यु कर देती है उसकी, तो वो जायज़ है। तो ए बी ऑप्शन दोनों राइट है। आइए इसको देख लेते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 यह स्पष्ट करती है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से बच रहे किसी अभियुक्त जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, मृत्यु कारित का अधिकार रहता है। मतलब जो कहते हैं ना कि शूट कर देना, वो कोई पुलिस वाला तब कर सकता है जबकि उसके ऊपर इस तरीके का जुर्म हो, या फिर इन फ्यूचर जुर्म वो साबित हो जाएगा। निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो मैकनाटन केस, आरवी प्रिंस केस, आरवी डडले स्टीफन केस, वी गोविंदा। तो ये मैकनाटन केस है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं इसको। मैकनाटन के केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? जयदेव बनाम स्टेट, महबूब शाह बनाम एम्परर, आर बनाम प्रिंस, इनमें से कोई नहीं। तो जयदेव बनाम, जो ऑप्शन ए है, जयदेव बनाम स्टेट, जयदेव बनाम स्टेट, ये इम्पोर्टेंट है। जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? डेट पूछा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 जनवरी 1973, 1 अक्टूबर 1973, 1 जनवरी 1974, 1 अप्रैल 1974। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? 1 जनवरी 1974 को CRPC लागू हुई थी। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अप्रैल 1974 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी। यह उपबंध संहिता की धारा 1(3) में किया गया है, अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 को प्रवृत्त हुई थी। ये बन के तैयार हुई थी 1973 में, लागू हुई थी 1 अप्रैल 1974 को। जैसे कि हमारा जो IPC है, IPC जो है वो तैयार हो गया था 1860 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1862 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जमानती अपराध कौन से हैं? जमानती अपराध जिनमें जमानत हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है: सभी सामान्य विचारण के प्रकरण, सभी संज्ञेय अपराध के प्रकरण, सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है, जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है, उनमें आपको छूट मिल जाएगी, उनमें आपको जमानत मिल जाएगी, बाकी में नहीं मिलेगी। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है तथा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। ठीक है, यह धारा 2(क) में बताया गया है। तो धारा 2(क) में बताया गया है क्या? कि दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है, उनमें अगर अपराधी अपराध करता है उस टाइप के अपराध, तो उसको जमानत मिलने के चांसेस रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C CRPC की धारा 2C परिभाषित करती है जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। तो कौन सी अपराध? संज्ञेय अपराध करती है। ठीक है, संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आगे मैं इसका अगला पार्ट 75 से लेके 100 क्वेश्चन तक लेके आ जाऊँगा। कल ही वीडियो आ जाएगा।